हम लोग बात कर रहे थे मगध साम्राज्य के बारे में। ये काफ़ी बड़ा हो गया था यहाँ पर, अगर आप देखें इसको तो बहुत दूर तक इसका विस्तार था। तो मगध उस समय का सबसे बड़ा साम्राज्य था। अभी किसी ने पूछा कि एक बार मगध को समझा दें, तो मगध वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल महाजनपद, एक उस समय का सबसे ताकतवर महाजनपद था। बहुत से इसमें शासक हुए, हरिणक हुए, शिशुनाग वंश हुआ, नंद वंश हुआ। ये अलग अलग डायनेस्टीज थी, अलग अलग वंश थे। ठीक है, ड्यूरिंग दिस इस समय ही अलेक्जेंडर ने भारत पर आक्रमण किया था। किसी ने पूछा अलेक्जेंडर को सिकंदर क्यों कहा जाता है। देखो, भ्रंश होता है। जैसे मैंने कल आपको बताया था कि सिंधु वालों को हिंदू क्यों कहा जाता है, तो अपभ्रंश होते हैं। आप कहाँ से अपना इनपुट लेते हैं। तो अलेक्जेंडर बेसिकली उसका नाम था ग्रीक, 326 बीसी में। नंद वंश को किसने उठाकर बाहर फेंका था? चंद्रगुप्त ने। चंद्रगुप्त चाणक्य की मदद से जो है वो मौर्यन डायनेस्टी यानी मौर्य वंश की उसने स्थापना की थी। ये सिर्फ बेसिक जानकारी है, हिस्ट्री की डेट्स वेट्स नहीं है। डेट्स वाला नंबर अभी इस 2 चैप्टर के बाद आ रहा है। ठीक है, सब तुम्हें बिल्कुल आसानी से जाएगा। अभी सिर्फ हम बात कर रहे हैं और वो है कि कैसे इंडियन जो हिस्ट्री है और इंडियन कल्चर है और इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम है वो एक बार आपको समझ में आ जाए। तो मैं इतनी मेहनत इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि एक इतिहास के टीचर की एक जिम्मेदारी होती है कि वो अपने स्टूडेंट को इतनी गहराई से चीज़ों को पढ़ाए और गहराई से समझाए। हम क्या कर रहे हैं अभी हम इतिहास के कालक्रम को समझ रहे हैं कि एक्चुअली में जो हमारा फंडामेंटल है वो डेवलप कैसे हुआ। हमारे फंडामेंटल में क्या है। हम इतिहास को जिस रूप में देखते हैं, इतिहास उस तरह नहीं है। इतिहास फैक्ट का संकलन नहीं है। इतिहास ह्यूमैनिटी में सबसे कम मार्क्स पाने वाले का सब्जेक्ट नहीं है। इतिहास हमें अपने अतीत को बताता है। इतिहास बताता है कि वर्तमान सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है। मैं हमेशा ये कहता चला आया हूँ, इतिहास से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। इतिहास हमें चिंतन के बारे में जानकारी देता है। हिस्ट्री हमें बताता है थॉटफुल कैसे हुआ जाता है। सबसे बड़ा जो मेरा उत्तरदायित्व है, जैसा मेरे कई स्टूडेंट ने मुझे भेजा भी, और मैं समझता हूं कि जो हालात बनते चले जा रहे हैं उस तरह भारत के लिए बहुत ही एक वक्त आ रहा है। ठीक है, मैं एक शिक्षक के रूप में मेरी क्या जिम्मेदारी मैं इसको बताता हूं और मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूं। मेरा उद्देश्य अगर जान जाओगे, मेरा पर्पस जान जाओगे, तो तुम समर्थन या विरोध स्पष्ट रूप से कर पाओगे। चाहे तुम मेरा विरोध करो चाहे मेरा स्पष्ट करो, लेकिन तुम डायलेमा में नहीं रहोगे। मेरा मानना है कि जिस तरह से चाइना, अभी आज खबर आई कि लगभग 50% उसकी जीडीपी कर्ज में चली गई है। 50%, 52% के आसपास जा रही है। अमेरिका अपनी ही दिक्कतों में फंसा हुआ है। ब्रिटेन ब्रेग्जिट से बाहर हो गया। अब देखिए वहां पे क्या हालत होगी। वहां गैस नहीं है, वहां पे लोग पेट्रोल नहीं है। चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल है। इधर जो इस्लामिक कंट्रीज हैं वो शरिया और गैर शरिया के बीच में फंस गई हैं। वो किधर जाएं। वो इस्लामिक अगर होती हैं तो शरिया अपने जिस रूप में सामने आ रहा है, शरीयत के रूप में अगर हम बात करें, तो वो शरीयत जिस रूप में सामने आ रहा है वो आज के मॉडर्न युग में, कंप्यूटर युग में वो फैसिलिटेट नहीं कर रहा है। आज तुम स्त्री को बुर्के के अंदर नहीं रख सकते, आज वो तुम्हारी श्रम शक्ति का हिस्सा है। तो अब ऐसी कंडीशन में आज मध्ययुगीन यानी कि जो मेडाइवल टाइम का जो कानून है कि ये होगा वो नहीं होगा, पुरुष सब कुछ तय करेगा, वो आज के मॉडर्न युग में, सोशल मीडिया के युग में बड़ा मुश्किल होता चला जा रहा है। तो पूरी दुनिया ना फंसी सी तक दिखाई पड़ रही है। अब मुझे जो मैं कैलकुलेशन करता हूं मैप को लेकर बैठ के, तो मुझे ये दिखाई पड़ता है कि पूरी दुनिया में भारत के लिए संभावनाएं बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा संभावनाएं बनी हुई हैं। तो बेसिकली क्या है कि मुझे ऐसा दिखाई पड़ रहा है कि भारत में संभावनाएं पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा इस समय है, क्योंकि हमारे पास एक तो बड़ी युवा आबादी है, एक लोकतांत्रिक देश है, मजबूत सरकार भी है हमारे पास, और हमारे पास आईटी टेक्नोलॉजी, इंग्लिश की अच्छी नॉलेज है जो वैश्विक भाषा से हमें जोड़ती है, वर्ल्ड लेवल पे जोड़ती है। संसाधन है हमारे पास दुनिया की सबसे बड़ी कृषि भूमि है, एग्रीकल्चर लैंड है। ठीक है, और हमारे पास एक कल्चरल सेटअप है। तो मुझे अपने राष्ट्र में संभावनाएं दिखाई पड़ी। ऐसा लग रहा है कि वर्षों के बाद, मतलब अंग्रेजों की गुलामी, उसके बाद बहुत लंबे समय तक राजनीतिक उठापटक, वंचना, अभाव से हम निकल के पहुंचे हैं। तो मुझे लग रहा है बड़ा स्वर्णिम सा युग आ रहा है और हालात इतनी तेजी से बदल रहे हैं, इतनी तेजी से बदल रहे हैं कि हमें लगता था कि चाइना को हम पीछे नहीं कर सकते, लेकिन हो सकता है चाइना अपने ही जाल में फंस जाए। मेरी कैलकुलेशन है कि भारत एक राष्ट्र में उभरने का एक बहुत स्वर्णिम समय आ रहा है, गोल्डन टाइम आ रहा है हमारा। एज अ नेशन हम बड़ा तेजी से राइज कर सकते हैं, विश्व पटल पर जा सकते हैं, अपनी बहुत बड़ी आबादी को गरीबी से निकाल सकते हैं। जब एक नेशन राइज करता है ना, तो उसके लोगों के जीवन स्तर बढ़ता है। कब तक हम सरकारी योजनाओं के दम पे बनेंगे, तुम्हें फलाना दे दिया जाएगा, गरीब बेचारा गरीब बना, वो मृत्यु को प्राप्त हो गया, संसाधन नहीं मिल रहे, हमारे बच्चों को स्कूल नहीं मिल रहा है, हमारे लोगों को बेसिक मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल रही हैं, टॉयलेट की सुविधा तक नहीं है, स्त्रियों को जो खुले में शौच जाना पड़ता है, बहुत सी इससे समस्याएं जिनका अंबार लगा हुआ है। तो जब मैं राष्ट्र के उभरने की बात करता हूं तो मैं सिर्फ एक गौरवमयी अतीत को वापस वर्तमान में लाने की बात नहीं कर रहा हूं, एक जो है वो हमारा एक बहुत गोल्डन पास्ट रहा है उसको लाने की बात नहीं कर रहा हूं। मैं एक इकोनॉमिस्ट के नजरिए से देखता हूं तो मेरे राष्ट्र में कम से कम 2 वक्त का खाना तो सबको मिले। वो बच्चा जो कुपोषण सा शिकार है, स्टंटिंग का शिकार है, ठीक है, उसका वेट कम है, कम से कम उसको सही न्यूट्रिशन तो मिले, कम से कम वो स्कूल का मुक्त तो देखे। जब मैं कल भी अभी परसों में लौट रहा था रात में, तो गाड़ी के पास एक बच्चा भीख मांगते हुए, 2 बच्चे भीख मांगते हुए।
अब ऐसी स्थिति, ऐसा डिलेमा क्रिएट हो जाता है कि मैं उस बच्चे को पैसे दूं या ना दूं। मतलब अंदर दो चलाओ कि भाई ये भिक्षावृत्ति में ढकेला जा सकता है, वहीं दूसरे तरफ यार सिचुएशन को कब तक सुधारेंगे, इसके पास आज खाने को नहीं है, तो फंसे। और मेरे ख्याल से आप भी इसी तरह फंसते होंगे, आपके दिमाग में इस तरह डायलेमा चलता होगा। तो मैं एक शिक्षक की भूमिका में हूं और मैं चाहता हूं कि आप जितने भी मेरे उजांकियन से मुझे सुन रहे हैं, किस्मत से इतना अच्छा बैच है, इतना बड़ा बैच है और इतने आप इंटेलेक्चुअल्स हो, इतना आपके अंदर एक, मैंने देखा आप जब मैसेज करते हो तो एक सोच मुझे दिखाई पड़ती है कि इनके अंदर कितनी आग है। और मैं अब तक मेरी पूरी लाइफ में जहां भी मैं टीचिंग किया अलग अलग क्षेत्रों में, मुझे दिखाई पड़ा कि मेरे स्टूडेंट के अंदर एक आग है। मतलब मैंने हमेशा, कोई आज तक मुझे बेवकूफ़ स्टूडेंट दिखाई नहीं पड़ा, कोई फालतू स्टूडेंट मुझे आज तक दिखाई ही नहीं पड़ा। बस जरूरत थी एक टीचर के रूप में उसकी इस ज्वाला को इग्नाइट करने की, इस एनर्जी को सामने लाने की। तो मेरा उत्तरदायित्व तो है कि मैं तुम्हें एक बात बता सकूं, कम से कम तुम ये सोच सको कि एक राष्ट्र के रूप में हमारा उभरने का समय आ रहा है। सिर्फ हम अतीत की धरोहर पर, इतिहास पढ़ा रहा हूं तो अतीत की धरोहर पर जिंदा नहीं रह सकते। अतीत से सीखकर हम भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। वर्तमान में सक्रिय होकर अतीत से सीखकर भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। क्योंकि मेरे राष्ट्र में मैं क्या देखता हूं, जब मैं कभी सोशल मीडिया पे जा रहा हूं, कभी मैं यूट्यूब वीडियो देख रहा हूं, समाचार पढ़ रहा हूं, तो मैं देख रहा हूं कि भारत धीरे धीरे छोटी छोटी पहचानों में विभाजित होता चला जा रहा है। कल मैंने देखा एक दलित पार्टी है, उनके हेड ने कहा कि नहीं, दलित हिंदू नहीं है, तो वो उसमें विभाजन करते चले जा रहे हैं। तो विभाजन बड़ा गहरा होता है। इससे मतलब नहीं कि तुम क्या हो क्या नहीं हो, क्या तुम्हारी मान्यताएं, लेकिन तुम सिर्फ प्रतिक्रिया यानी रिएक्शन के बेस पे अपने आप को अलग कर रहे हो, या किसी रिएक्शन की वजह से तुम्हें अलग किया जा रहा है, चाहे ऊपर वाले कर रहे हो, नीचे वाले कर रहे हो। अभी आपने देखा है कि मिड डे मील का केस हुआ। मिड डे मील के केस में एक प्रधान ने जो आवाज उठा दी कि उन बच्चों के लिए अलग से जो है बर्तन रखे जाते हैं। मतलब इतने छोटे पर ही तुमने सामाजिक भेदभाव कर दिया। और उसने कहा जब मैंने एक्सपोज किया तो वहां के गांव के जो ठाकुर, उन्होंने मुझे गोली मारने का जो है वो कह दिया कि तुम्हें गोली मार देंगे, मुझे जो प्रताड़ित किया जा रहा है, कि आपने कैसे इस बात को उजागर कर दिया। तो ये हमारे समाज की वो सच्चाई है, वो जड़वत, वो इनर्शिया है, जहां वो अपनी छोटी छोटी पहचानों, अपने छोटे छोटे राजनीतिक लाभों की वजह से वो फंसे पड़े हैं। और मेरे ख्याल से आप मेरी बात से इत्तेफाक रखते होंगे, आप जो है वो इसको समझ रहे होंगे कि मैं आपसे क्या कह रहा हूं। न्यूज़पेपर में लगातार आया। तो एक शिक्षक होने के नाते मेरी जिम्मेदारी है कि मैं कम से कम तुम्हें उस चीज के बारे में बताऊं कि इतिहास घूम कर वापस आ रहा है और भारत को फिर से एक मौका दे रहा है कि अपनी पूरी लेबर फोर्स के साथ, अपने पोटेंशियल के साथ, अपने रिसोर्सेज के साथ, अपनी डेमोग्राफी के साथ, अपने पॉलिटिकल सिस्टम के साथ, अपनी लीजेसी के साथ, अपने इतिहास के साथ, अपने कल्चर के साथ, इस बार पूरे विश्व में हमें उभरने का मौका मिला है। और उभरने का मतलब ये नहीं कि हम पाकिस्तान को निगल लेंगे, पीओके अंदर ले लेंगे, चाइना का जो है वापस ले लेंगे। नहीं, मेरा यहां उभरने का मतलब है कि वो जो लड़ाई जो हमने 1947 में अंग्रेजों के खिलाफ जीती थी, हमें एक और लड़ाई लड़नी। मैंने इकोनॉमिक्स की क्लास में बताया, वो हमारी भुखमरी, हमारी गरीबी, हमारे बच्चों को शिक्षा नहीं मिल रही है, हमारी महिलाओं को सम्मान नहीं मिल रहा है। आज भी हमारे यहाँ थोड़े थोड़े संसाधनों के लिए लोग राजधानी में भी लड़ रहे हैं कि भाई पानी नहीं है उनके पास, दवाइयां नहीं उनके पास, लोग मर जा रहे हैं, अस्पताल नहीं उनके पास। तो हमें भी अपने लोगों को बहुत कुछ प्रोवाइड करना है, बहुत कुछ देना है। तो एक नागरिक होने के नाते, जैसे जॉन एफ कैनेडी ने कहा था कि मैं इसके बारे में बात नहीं करूंगा कि राष्ट्र तुम्हारे लिए क्या कर रहा है, जॉन एफ कैनेडी ने कहा कि तुम राष्ट्र के लिए क्या कर रहे हो, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये बहुत बड़ी बात हो जाती है कि हम लंबे समय तक, चूंकि हम अभाव में रहे, हम अपनी संस्कृतियों से कटे हुए रहे, हम नहीं जानते थे कि हम किस महान भूमि के पुत्र हैं या पुत्री हैं, हम किस महान संस्कृति की हम जो है वो एक धरोहर हैं। और उस कंडीशन में अगर हम बात करें तो हम छोटी छोटी चीजों के लिए आपस में लड़ते रहे। लेकिन अब वक्त आ गया है कि हम अपनी ड्यूटीज को भी निभाएं, अपने राइट्स के साथ साथ अपनी ड्यूटीज पे भी फोकस करें कि एक राष्ट्र के निर्माण में मेरा क्या योगदान है, एक शिक्षक का क्या योगदान है, एक विद्यार्थी का क्या योगदान है जो मुझे सुन रहा है, समझ रहा है। तो हम अगर अपने योगदान, अपने पार्टिसिपेशन की तरफ जाए, पार्टिसिपेशन की बात हो रही है, संपूर्ण गेम को जीतने की बात नहीं हो रही है, हम पार्टिसिपेट करें, मतलब हम जहां हैं, जिस भी रूप में हैं, हम अपना कर्तव्य निर्वाहित करें। हम कम से कम सत्य के बारे में बात करें। तुम अपने जीवन भर में एक साल में 100 लोगों से ज्यादा बात करते होगे, मिलते होगे, तो कितनी बार ऐसा हुआ है कि तुमने भारतीय संस्कृति के बारे में, भारतीय चीजों के बारे में सही तरीके से बात की, सही तरीके से बात की। अब जैसे एक बच्चे ने आज मुझे न्यूज़पेपर की कटिंग भेजी कि वो किसी ने लिखा है कि साड़ी जो है सनातन धर्म के साथ थी। मैं बड़ा इत्तेफाक नहीं रखता हूं, क्योंकि मैं, आप उसको किस रूप में बता रहे हैं, आप उसको धर्म के साथ जोड़ रहे हैं। मैंने आपको उसका विज्ञान बताया कि साड़ी क्यों हमारे लोगों ने, पुराने लोगों ने अडॉप्ट की, वो बात करो। अभी भी वो क्या होगा, प्रतिक्रियात्मक बात कर रहे हैं कि विदेशी संस्कृति के खिलाफ भारतीय संस्कृति को खड़ा कर रहे हैं। तो क्रिया के खिलाफ प्रतिक्रिया कर रहे हैं, एक्शन के खिलाफ रिएक्शन कर रहे हैं। इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि आपका जो रिएक्शन है वो किसी और के लिए क्या होगा, वो भी एक्शन माना जाएगा, रिएक्शन माना जाएगा। तो आप जो कर रहे हैं वो किसी और के लिए रिएक्शन हो जाएगा। तो हो सकता है कल को भारतीय संस्कृति को लेकर, कल भारत में हिंदू संस्कृति और इस्लामिक संस्कृति की लड़ाई हो जाए। तो मेरे भारत में, मेरे अपने राष्ट्र में विभाजन क्या हो जाएगा, पहचानों का विभाजन बढ़ता चला जाएगा। सही बात तो करो, चॉइस दो उसको, किसी को। जैसे मैंने तुम्हें समझाया
कि साड़ी या धोती या पैजामा हमारा मूल कपड़ा क्यों है, ठीक है, ये कुर्ता हमारा मूल कपड़ा क्यों है। तो ऐसा नहीं कि मैं कोट नहीं पहन रहा हूं या मैं जो है जीन्स नहीं पहन रहा हूं, पहन रहा हूं, लेकिन मेरे मन में एक चिंतन तो उभरा, कम से कम मैं हफ्ते में 2 से 3 दिन कुर्ता तो पहनना शुरू किया, मैंने अपनी जो है जलवायु के हिसाब से चीजों को देखना तो शुरू किया। बहुत से इसके फायदे हैं, जैसे अब मैं अपने जलवायु के अनुरूप रहूंगा तो मैं कम से कम बिजली जलाऊंगा, कम से कम एसी की जरूरत पड़ेगी, तो मैं पर्यावरण का हितैषी हो जाऊंगा। तुम्हें चिंतन इसलिए नहीं करना है कि तुम किसी धर्म का प्रतिनिधित्व कर रहे हो, तुम्हें इसलिए अपने थॉट को नहीं डेवलप करना है कि तुम किसी रिलीजन या किसी पूजा पद्धति या किसी पंथ को जो है तुम अपने आप को आगे लेकर जाना चाहते हो, तुम उसको गौरव से करना चाहते हो, नहीं, तुम इसलिए कर रहे हो क्योंकि तुम एक वसुधैव कुटुंबकम यानी कि वैश्विक नागरिक के रूप में डेवलप होना चाहते हो। और भारत की भूमि में वसुधैव कुटुंबकम की बहुत ही गहरे बीज छुपे हुए हैं कि तुम एक ग्लोबलाइजेशन, एक वर्ल्ड नागरिक जिसे कहते हैं, वैश्विक नागरिक, वर्ल्ड सिटीजन के रूप में डेवलप हो सकते हो। तुम जलवायु परिवर्तन के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभा सकते हो, तुम जल की बचत के लिए अपनी जिम्मेदारी निभा सकते हो, अपने जो महापुरुष हैं उनके आदर्शों को स्थापित कर सकते हो। इतिहास हमें बहुत कुछ गहराई से बताता है, राइट। तो मैं अभी भी कहूंगा कि न्यूज़पेपर में भी जो लोग लिख रहे हैं वो बड़ा ही तार्किक नहीं लिख रहे हैं, वो प्रतिक्रियात्मक बात कर रहे हैं। जब बच्चे ने मुझे, मैंने कहा ठीक है लिखा है, पढ़ लिया, लेकिन सही तथ्यों पर वो नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो क्रिया प्रतिक्रिया में कल को क्या होगा, कोई हिंदू संस्कृति की बात कर देगा, भाई साड़ी हिंदू संस्कृति है, मुस्लिम संस्कृति, इसका मतलब तुमने कहा कि अगर ये साड़ी हिंदू संस्कृति है तो ये मुस्लिम संस्कृति नहीं है, ठीक है, ऐसा मुस्लिम संस्कृति नहीं है। जबकि संस्कृतियां जो होती हैं जलवायु और देशकाल के आधार पर होती हैं, पंथ के आधार पर नहीं होती हैं। संस्कृति ये है और ये धर्म है, ठीक है, जिसको तुम पंथ कहते हो या रिलीजन कहते हो वो ये है और संस्कृति ये है। तो तुम कैसे पंथ को संस्कृति के ऊपर ला सकते हो, तो मैथमेटिकली रॉन्ग है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मुझे लगता है कि नियति मुझे हिस्ट्री तक लेकर आई है, जिस विषय को मैं एक्चुअली में नहीं कभी पढ़ाना चाहता था, ठीक है, मैं बच के भागता था, मैं नहीं पढ़ाना चाहता था कि नहीं, और कोई बड़ी इच्छा मेरी नहीं, लेकिन नियति कुछ कह रही है। कई बार जो है समय काल ऐसा चलता है कि आपको वो चीजें करनी पड़ती हैं जो आप नहीं करना चाहते हैं। मुझे पढ़ने चिंतन में मजा आता था, लेकिन मैं कभी इस विषय को कभी पढ़ाऊंगा, इस विषय में सपने में भी मैंने नहीं सोचा था। चलिए मौका लगा है तो हम इसको देखते हैं, शायद मैं हो सकता है अपने सब्जेक्ट के साथ न्याय कर पा रहा हूं, या मेरी जो एक सोच है कि मेरी क्लास में इतने विद्यार्थी हैं कि उसमें से कुछ भी अगर उस समय चिंतन कर पाए, 10 लोगों से भी जाके बात करेंगे तो शायद हम एक राष्ट्र के रूप में उभर पाएंगे, क्योंकि राष्ट्र की शक्ति लोगों में छिपी होती है। एक राष्ट्र अपने लोगों से मिलकर बनता है, और अगर हमारे लोग छोटी छोटी चीजों में विभाजित होंगे, भाषा पे, धर्म पे लड़ाई चल रही है, जातियों पे लड़ाई चल रही, 3000 जातियां हिंदू धर्म में अकेले, ठीक है, हिंदू मुस्लिम की लड़ाई चल रही है, अलग अलग धर्मों की लड़ाई चल रही है, तो हम राष्ट्र की शक्ति को अंदर ही अंदर खोखला कर देंगे। तो मुझे लग रहा है कि जो एक हमारे सामने धीरे धीरे माहौल मुझे ऐसा बनता हुआ दिख रहा है कि एक बहुत गोल्डन चांस आ रहा है, वो गोल्डन चांस हमारे हाथ से निकल जाएगा। आगे बात करते हैं मौर्य एम्पायर, मौर्य साम्राज्य के बारे में। लिखो, प्रमुख शासक इसके चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और बिंदुसार का पुत्र अशोक। आज जब संस्कृत में लग जाता है उसका मतलब नहीं, तो जिसको शोक ना हो, जिसको दुख ना हो, वो अशोक कहलाता है। देख लिया मौर्य साम्राज्य। लिखो मौर्य प्रशासन, मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन, मौर्य प्रशासन। लिखो इसका शीर्ष, जिसका जो लिखो शीर्षस्थ हेड, प्रमुख राजा होता था, राजा कहलाता था। दे अपॉइंटेड अमात्य एंड मंत्रीज, राजा अमात्य और मंत्रियों की नियुक्ति करता था। जैसे आज कैबिनेट बनाई जाती है हमारी, जिसको लगता है योग्य लोग हैं, मेरा प्रशासन चलाने में मदद कर सकते हैं, अमात्य और मंत्रियों की नियुक्ति करता था। अगला था प्रोविंसेस, प्रांत। तो साम्राज्य का जो हेड था एम्पायर का, वो राजा था। प्रोविंस, प्रांत, प्रांत का जैसे आज हमारे यहाँ प्रांत में देखो, आज हमारे शासन व्यवस्था आज उसी तरह चल रही है। हमारे स्टेट्स होते हैं, एक सेंटर होता है, तो सेंटर में जो है क्या प्रधानमंत्री हो गया, अब वो अपने मंत्रियों की नियुक्ति कर रहा है। फिर प्रोविंसेस में, अब यहाँ पे थोड़ा सा एक अलग सेगमेंट, जैसे राष्ट्रपति के नाम पे शासन चल रहा है, तो प्रोविंसेस, प्रांत का जो सीट्स होता था, जो हेड होता था प्रमुख, वो गवर्नर होता था, ठीक है, वो गवर्नर के रूप में था, जो बेसिकली या तो कुमार या आर्य पुत्र हुआ करता था। तो कुमार का मतलब होता था राजा के ही पुत्र हैं या राज परिवार से हैं, तो वो कुमार होते थे, गवर्नर,
ठीक है, तो अपॉइंटेड, आज भी राष्ट्रपति क्या करता है, गवर्नर को अपॉइंट करता है, तो उसी तरह ये भी अपॉइंट किए जाते थे कि आपको प्रांतों को देखना है, छोटे छोटे प्रांत आपको देखने हैं। और एक होता था आर्यपुत्र, ठीक है, तो आर्यपुत्र जो है, आर्यपुत्र का मतलब, आर्य का मतलब होता है श्रेष्ठ जन, तो जो दरबार में श्रेष्ठ जन होते थे उनका कोई पुत्र, उनका जो बेटा, जो मुख्य दरबार में राजा के सलाहकार हैं, मान लो अमात्य हैं, तो उन्हीं के ही पुत्र जो है वो उनको दिया जाता था, आर्यपुत्रों को लड़ाई करने का मौका दिया जाता था। द प्रोविंसेस डिवाइडेड इनटू डिस्ट्रिक्ट्स, लिखो, प्रांतों को विभिन्न जिलों में बांटा गया था, विभिन्न जिलों में विभाजित किया गया था, बांटा गया था। मधुर ने जैसे लिखा, अशोक का गवर्नर ऑफ अवंती, अवंती का गवर्नर था ये। तो बेसिकली एक्चुअली क्या होता था, ये ट्रेनिंग के लिए भेजे जाते थे कि चले जाओ, यहां पर ट्रेनिंग भी होती थी, युद्ध छोटे छोटे करते रहते थे, प्रांतों की रखवाली करते थे घर से दूर रह के, तो उनको वो बेसिकली ट्रेनिंग हुआ करती थी, राजा अपने पुत्रों को ट्रेनिंग के लिए भेज दिया करते थे। नेक्स्ट वन, तो प्रोविंसेस को डिस्ट्रिक्ट यानी जिलों में बांटा गया, और इन जिलों को जनपद कहा गया। जनपद बताया था, जन का मतलब लोग, पद का मतलब चलना, जहां से लोग अपना कार्य कर रहे हैं, व्यवसाय कर रहे हैं, रह रहे हैं, तो जनपद हो गया, ठीक है। पद मीन्स पैर, चलना, जन मतलब लोग, पीपल, तो इन डिस्ट्रिक्ट को जनपद कहा गया। यही जिले जो हैं, आज हमारे जो जिले हैं वो हमारे उस समय जनपद हुआ करते थे। अभी भी देखो आप, उत्तर प्रदेश में तमाम जनपद लिखा जाता है, जनपद फलाना, जनपद जौनपुर, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट। तो ये प्राचीन समय से ही हमारी परंपराएं चली आ रही हैं। देखो, डिस्ट्रिक्ट वॉज गवर्न बाय 3 ऑफिशियल्स, डिस्ट्रिक्ट वॉज गवर्न बाय 3 ऑफिशियल्स, जिले का प्रशासन 3 अधिकारियों के हाथ में था। पहला है प्रादेशिका, दूसरा राजुका, और तीसरा युक्त। ये 3 अधिकारी हुआ करते थे, प्रादेशिका, राजुका और युक्त। राइट, प्रादेशिका, राजुका और युक्त। अब जरा मौका लगा है तो अशोक के बारे में थोड़ी और जानकारी ले लेते हैं। लिखो, अशोक के अभिलेख, चूंकि अशोक के अभिलेख से क्वेश्चन बहुत आता है। तो इंस्क्राइब, जो इतना हमने इंस्क्राइब्स किए थे यहां पे अशोका के, लिखो अशोकास। अमात्य एक मंत्री हुआ करता था, ठीक है। अमात्य जो होते थे वो एक बहुत ही प्रबुद्ध वर्ग हुआ करता था, जो शासन में मदद देता था, जो थिंकर, जैसे आज तुम्हारा नीति आयोग है, उस तरह अमात्यों का एक वर्ग हुआ करता था, ठीक है, जो थिंक करता था, पॉलिसी कैसे बननी है, राजा को टैक्स कैसे लगाना है, क्या जो है वो प्रशासन चलाना है, गुप्तचरों को कौन देखेगा, तो इसके लिए अमात्य रखे गए थे। चलो, अशोक के अभिलेखों के बारे में, स्क्रिबलिंग्स ऑफ अशोका लिख लो। सबसे ज्यादा नाम अशोक शब्द कहां प्रयोग हुआ, लिखो। अशोक में, अशोक की जगह सबसे ज्यादा नाम जो इस्तेमाल हुआ है, प्रियदर्शी, लिखो। मोस्टली यूज्ड, लाइक मोस्टली यूज्ड, अशोक की जगह प्रियदर्शी नाम सबसे ज्यादा यूज हुआ है, एग्जाम में आया हुआ है, सारे क्वेश्चन आए हुए एग्जाम में। प्रीवियस ईयर पेपर आज उठाओगे, मैंने अशोक से संबंधित जितनी महत्वपूर्ण जानकारियां सब एक जगह डाल दी हैं, ठीक है। चलो, दूसरा लिखो, अशोक। अशोक नाम 2 जगह इस्तेमाल हुआ है, एक मास्की में, मास्की यानी आंध्र प्रदेश, कल मैप दिखाया था, मास्की में इन आंध्र प्रदेश। प्रियदर्शी मोस्टली यूज नेम इन अशोका स्क्रिबलिंग्स, एंड अशोका इन मास्की एंड गुर्जरा, गुर्जरा अभिलेख में लिखा गया, गुर्जरा में, गुर्जरा एमपी में है, मध्य प्रदेश। एक तीसरा नाम भी यूज किया गया, देवनाम प्रिय। देवनाम प्रिय निठार और उद्गोलम, ये 2 जगह जहां पर उसके जो है पत्थर के स्क्रिबलिंग्स मिली हैं, उसकी राइटिंग्स मिली हैं, तो वहां पर जो हमने इस्तेमाल किया है, दैट इज देवनाम प्रिय, निठार में और उद्गोलम में।